बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज़ पर प्रोग्राम शाहराह दस्तूर। आज पीडीएम के सरबरा और अहम रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से एक अजीबोगरीब बयान सामने आया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि उनकी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से नहीं बल्कि हुकूमत से है। इससे पहले भी हम देखते रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ अरसे से पीडीएम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के तजादात पाए जाते हैं। पीडीएम पहले कहती कि हम ज़िमनी इंतखाबात में नहीं जाएंगे, सेनेट इंतखाबात में नहीं जाएंगे और लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्तीफ़े देंगे। सबसे पहले तो उन्होंने बैकआउट किया इस्तीफ़े देने से। उसके बाद ज़िमनी इंतखाब और सेनेट के हवाले से भी पीडीएम ने यह फैसला किया कि वो इन इंतखाबात में भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे, क्योंकि पीडीएम की जमात पीपल्स पार्टी उन्हें इस बात पर कायल करती रही है कि आप निज़ाम से न निकलें और निज़ाम का हिस्सा रहें। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब हुकूमत के खिलाफ और वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात की तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी रद्द अमल सामने आया और अहसन इकबाल का कहना था कि अगर बिलावल तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते हैं तो पहले अपनी अददी अक्सरियत साबित करें और बताएं कि उनके पास क्या अददी अक्सरियत है। इसके जवाब में ऐसा लग रहा है कि अब इन पीडीएम में शामिल जमातों के अंदर तजादात भी हैं, इख्तिलाफात भी हैं और ये जमातें एक दूसरे से दूर दूर चली जा रही हैं। ऐसी सूरत में हुकूमत पुरएतमाद नजर आती है और आज वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी अपोजिशन पर भरपूर तनकीद की, पीडीएम पर भरपूर तनकीद की और उन्होंने कहा कि पीडीएम का शिराजा बिखर चुका है और पीडीएम के पास अवाम ही नहीं, क्योंकि किसी भी तहरीक को चलाने के लिए अवाम की ताकत की ज़रूरत होती है। ये वो अपोजिशन है जिसे अब अपनी नालायकियों को भुगतना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पीडीएम का जो बयानिया बदला है इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा है, क्या ऐसी चीज़ें इनके सामने आ चुकी हैं कि जिसकी बुनियाद पर अब मामलात इनके हाथ से निकलते जा रहे हैं और पीडीएम के अंदर अब वो सकत शायद नहीं रही जो शुरू से हम देखते चले आ रहे थे। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज हमने अपनी स्टूडियोज़ में दावत दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन जनाब अहमद जवाद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर तजियाकार जनाब नसीम सिद्दीकी साहब, आपको भी गुफ्तगू में खुशामदीद कहते हैं। और हमें इसी गुफ्तगू में ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनरल अमजद शुएब। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद शुएब साहब, आपने भी हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन किया। सबसे पहले अमजद शुएब साहब, आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान आज कहते हैं कि हमारी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से नहीं है बल्कि हुकूमत से है और हमें तो इस्टेब्लिशमेंट से गिला है। ये आपको क्या लग रहा है कि ये अचानक से ना उनके लहजे में वो सख्ती रही, ना उनके बयान में वो तेजी रही, ये क्या क्या आपको समझ आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि मौलाना शुरू में तो बहुत ज्यादा गरज रहे थे और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और जो उनका तौर तरीके थे वो बड़े बागियाना किस्म के थे। अब टोन डाउन हुए हैं, उसमें कुछ चीजें जो दरमियान में हो गई जिनका लगता है कि इनके ऊपर इम्पैक्ट आया। एक तो यह है कि करप्शन के केसेस जो हैं वो खुले हैं, इनके भाई के भी इनके भी। और दूसरा जो इशू है वो ये है कि इनकी अपनी पार्टी के लोग जो छोड़ गए पार्टी, उन्होंने इनको तार तार करके रख दिया है, उन्होंने इनकी असलियत खोलनी शुरू कर दी, क्योंकि इनसाइडर जो है उनको सारा पता होता है कि क्या क्या आपने घपले किए हैं, क्या हरकतें आप करते रहे हैं। उसमें फॉरेन फंडिंग भी निकल आई है, मौलाना के ऊपर झूठ के और किरदार के कई इल्जाम भी वो आयद कर रहे हैं और वो इस काम से हटने की बजाय वो पब्लिक में आ गए और ये कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन अगर बुलाएगा तो हम तो सारी बातें खोल देंगे। इन हालात में अगर आप देखें तो मौलाना की पहले भी हैसियत सिर्फ पांच सीटों वाली एक पार्टी जो नेशनल असेंबली में जिसकी 5 सीटें वो बड़ी गरजती चमकती नजर आए तो वो कुछ गैर फिक्री सी चीज नजर आती है। लेकिन अगर उसके नीचे से फिर कारपेट भी खींच दी जाए तो फिर आप सोचिए कि उसका क्या हाल होगा। तो मौलाना आज एक मैं समझता हूं बेबसी की एक तस्वीर है जहां वो दूसरी बड़ी पार्टियों के कंधे इस्तेमाल करके तो अपनी अहमियत बना के बैठे थे, वो पार्टियां अपने अपने मफादात की दौड़ में लगी हुई हैं। उन्होंने ये जो पीडीएम का प्लेटफॉर्म बनाया था, ये बड़ा प्लेटफॉर्म बना के इसका वजन इस्तेमाल कर रहे थे दर हकीकत वो अपने मफादात के लिए। वो मौलाना ने समझा कि शायद वाकई वो हकीकी तौर पे इस काम के साथ हैं कि वाकई हुकूमत की रानी है। तो आप कैसे सोच सकते हैं? मैं तो ये हैरान होता हूं कि इनकी एप्रिसिएशन क्या थी। पीपल्स पार्टी क्या सिंध की गवर्नमेंट को भी छोड़ सकती है, जिसके ऊपर बेशुमार करप्शन के केसेस हैं और उनके शवाहिद और सबूत सारे हैं ही सिंध में। वो हुकूमत निकल जाए तो सारे केसेस जो वो तो फटाफट साबित होने शुरू हो जाएंगे।
लेकिन अगर ये बैठे रहेंगे तो गवाह आगे नहीं आ सकेंगे। उनकी आफियत और बचत इसी में है कि सिंध की हुकूमत हर हालत में उनके पास रहे। तो इन हालात में ये बड़े मुख्तलिफ किस्म के मफादात हैं जिनको फॉलो किया जा रहा था। फिर नून लीग खासी जोर में थी। उन्होंने जब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नाराबाजी की, मियां साहब ने एक ही तकरीर में अपना वो जैसे हम कहते हैं कि जी वो सुसाइड बॉम्बिंग अपने ऊपर कर ली, गुजरावाला में जो तकरीर की, और उसके बाद आप देखिएगा याद सादक ने जो तकरीर की। याद सादक तो आज अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी मुश्किल से जा सके, उसको वहां पे लोग उसके दुश्मन हुए पड़े हैं। लेकिन लाहौर के जलसे में आपने देख लिया कि पजीराई क्या हुई नून लीग की। नून लीग इतना बड़ा फेलियर साबित हुई इस किस्से में। तो उसके बाद क्या रहना था फिर पीडीएम की मूवमेंट का। अब अपनी अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में है, बट ठीक है, मौलाना भी उन्होंने भी थोड़ा सा पैंतड़ा बदला है इज्जत बचाने के लिए। मैं देख रहा था किसी ने लिखा हुआ था कि यूं लगता है कि मौलाना का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है। वो सॉफ्टवेयर तो खुद उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने अपडेट कर दिया। अच्छा अच्छा, सॉफ्टवेयर उनकी अपनी जमात के लोगों ने ही, जल साहब कह रहे हैं कि अपडेट हो गया है उनका। ये हुआ क्या है? आपको क्या लगता है कि क्या आप लोगों ने कोई जादू कर दिया है, हुकूमत ने, या फिर वो अपने ही बोझ तले दब गए? देखें, अगर हम सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें अदर देन पीडीएम, तो अगर हम मौलाना फजलुर रहमान की सियासत को अगर आप देखें तो इस सियासत को आप दो अदवार में डिवाइड कर सकते हैं। एक दौर वो है मौलाना फजलुर रहमान की सियासत का आगाज़ 2018 तक, और एक दौर है 2018 के इलेक्शन के बाद। 2018 तक जो मौलाना फजलुर रहमान की सियासत है उसमें या तो वो हुकूमत का हिस्सा है, और अगर बज़ाहिर आपको अपोजिशन में नज़र भी आते हैं तो एक फ्रेंडली अपोजिशन का रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं। और उसमें मुतअद्दिद दफ़ा वो कश्मीर अफेयर्स की उनको एक मिनिस्ट्री मिल जाती थी, उनको फंड्स मिल जाते थे, उनको जो एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती थी, अगर वो अपोजिशन में भी होते थे मुख्तसर अरसे के लिए तो वो उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती थी। यानी कहने का मकसद ये है कि 2018 तक मौलाना फजलुर रहमान की सियासत जो है वो मफादात की बेसिस पे, जब तक उनके मफादात उनको मिलते रहे तो उनकी सियासत में कभी भी धरना नहीं आया, उनकी सियासत में कभी भी इस किस्म की सख्त ज़बान नहीं आई। ये आप सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे दे सकते हैं, आप उनकी पूरी हिस्ट्री, उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री निकाल के देख लें। फिर क्या हुआ कि 2018 के इलेक्शंस के बाद एकदम से वो पहले उन्होंने एक धरना किया, वो नाकाम हुआ, फिर उन्होंने पीडीएम की जमातों को इकट्ठा किया, फिर उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए बेसिकली वो जो इससे पहले नैरेटिव जो आपने अभी आज प्रोग्राम के शुरू में उनके जिस स्टेटमेंट का हवाला दिया, अगर आप उनके पिछले बयानात की तरफ चले जाएं तो वो बिल्कुल इसका 180 डिग्री अपोजिट है। वो ये कह रहे थे कि हमें हुकूमत के साथ हमारा झगड़ा नहीं है, हमारा झगड़ा जो एक लफ्ज इस्तेमाल करते थे कि सिलेक्टर्स के साथ है। सो बेसिकली वो एक बड़ा सरकास्टिकली ये टर्म इस्तेमाल करते थे और हुकूमत को एक किस्म का डिमीन करने के लिए वो ये लफ्ज इस्तेमाल करते थे। आज वो उसके ऑपोजिट दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा कोई किसी से एस्टेब्लिशमेंट से किसी से कोई झगड़ा नहीं है, हमारा तो सिर्फ हुकूमत से है। तो इसलिए आप मौलाना फजलुर रहमान की सियासत को या उनकी स्टेटमेंट्स को जब भी आपने उसका पोस्टमार्टम करना है तो आप उसके अंदर एक चीज जो है ना, जितनी दफा मर्जी पोस्टमार्टम कर लें, वो चीज उनका अपना जाती मुफाद, उनकी अपनी पार्टी का जाती मुफाद, जब उनको अपना जाती मुफाद अगर कहीं पे नजर आता है तो उनकी सियासत उसके मुताबिक चेंज हो जाती है। तो ये आज का बयान भी जो है, दूसरी तरफ जो बात आपने पीडीएम के हवाले से की थी, देखें पीडीएम सिर्फ ये नहीं है कि उसने इस्तीफे और उसके बाद धरना और फिर पिंडी जाना है, फिर इस्लामाबाद जाना है, और मुख्तलिफ जो भी उन्होंने अपनी माइलस्टोन उन्होंने बनाए थे कि हमने अचीव करने हैं। देखें पीडीएम का एक जो सबसे बड़ा मैं कहता हूँ फेलर जो है, देखें पीडीएम ये कहती है कि अवाम महंगाई की वजह से वो खुश नहीं है, पीटीआई की हुकूमत से वो तवक्कुआत पूरी नहीं कर सकी, और जो वो एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। देखें अगर वो परसेप्शन जो पीडीएम क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी, अगर उसको एक लम्हे के लिए हम दुरुस्त मान लें तो क्या अवाम के लिए, जो अवाम खुश ना हो, वो सेटिस्फाइड ना हो, क्या उस अवाम के लिए पीडीएम की तहरीक एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो गलियों में निकल आते, स्ट्रीट्स पे निकल आते, सड़कों पे निकल आते और वो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते? इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कि जिसमें पाकिस्तान की मेन पार्टीज जो हैं
वो शामिल थी। इसके बावजूद अवाम नहीं निकल सकी। उन्होंने कोशिश पूरी की। लाहौर के जलसे को हमें अच्छी तरह से याद है कि मरियम नवाज को उस जलसे से पहले लाहौर के हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना पड़ा और वहाँ पे एक उन्होंने हाइप क्रिएट करने की कोशिश की, एक मोमेंटम क्रिएट करने की कोशिश की, लोगों के अंदर जोश और जज्बा पैदा करने की कोशिश की। यानी हर वो एक स्टेप और एक्शन लिया गया जिससे कि लोगों को जलसे में या स्ट्रीट पावर के तौर पे हम उसको शो कर सकें, लेकिन उसमें नाकामी हुई। तो ये भी एक उसमें से एक बड़ा सबक जो है, एक बड़ा आउटकम, एक बड़ा कंक्लूजन ये है कि पीडीएम की ये जो प्रोटेस्ट था या तहरीक थी जिसकी बुनियाद अवाम के डिससेटिस्फैक्शन को या पीटीआई की परफॉर्मेंस को उन्होंने चैलेंज किया था या उनके आने को चैलेंज किया था, अवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया। और अब उसके बाद उनके लीडर्स के मुख्तलिफ बयानात, चाहे बिलावल जो है वो मीडिया के जरिए अपने पीडीएम की लीडरशिप को बताएं कि जी के हम तो तहरीक अदम एतमाद से चेंज करना चाहते हैं, यही एक तरीका है। यानी आप कंक्लूजन एक लास्ट लाइनर जो है वो मैं ये कहूँगा कि पीडीएम का सफ़र जो पार्लियामेंट से शुरू हुआ था वो सड़कों पे गलियों में घूम घमा के वापस पार्लियामेंट में आ गया। वापस पार्लियामेंट में तो इसको आप कह सकते हैं, अगर आपने पीडीएम को एक लाइन में डिस्क्राइब करना है तो आप कह सकते हैं पार्लियामेंट से पार्लियामेंट तक। अच्छा सिद्दीकी साहब, लेकिन पार्लियामेंट से पार्लियामेंट तक का अगर सफर है फिर तो मुनासिब बात है ना कि वापस आप निजाम का हिस्सा बन गए। लेकिन फिर इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने की जरूरत क्या थी कि जब आपने यहीं पे आना था और जब आपकी लड़ाई हुकूमत से ही थी, तो कभी आप सिलेक्टर्स कहते, कभी आप एस्टैब्लिशमेंट कहते, आज आपने ये सब कुछ कह के वो सारी बातें, यानी एक बड़ा आपने यू टर्न ले लिया, तो ये हुआ क्या है आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जावेद साहब। आप देखें, एक तो खुशी की बात है कि वो पार्लियामेंट में वापस आए हैं, ये जमहूरियत का हुस्न भी है और जमहूरियत की जीत भी है। लेकिन पीडीएम का मकसद ये था कि आप देखें कि मौलाना साहब को बौखलाहट थी बहुत ज़बरदस्त किस्म की, क्योंकि पहले वो नून लीग से फ़वाइद लेते रहे, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से फ़वाइद लेते रहे, मिनिस्टर एनक्लेव में उनका परमानेंट जो है वो घर मौजूद था। लेकिन इस सारी भाग दौड़ में आप देखें कि जो दूसरी पार्टियाँ थी उन्होंने फ़ायदे उठाए, उन्होंने जो मौलाना को फ़ायदे दिए थे वो उन्होंने उनसे रिवर्स बैक किए। जब मौलाना का धरना आया था पेशावर रोड पे और वो आके वहाँ बैठे, तो आपने देखा था कि कितने बुलंद बांग दावे कर रहे थे कि हम ये कर देंगे, हम प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुँच जाएंगे। लेकिन टाई फिश ठुस होके वहाँ से उठ के उन्हें वापस जाना पड़ा और इसी असना में नून लीग अपने कुछ फ़वाइद ले गई। आपने देखा कि उसके बाद नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए मुल्क से बाहर चले गए। उसके बाद जब इन्होंने दूसरा ये पीडीएम के प्रेसिडेंट इनको बनाया गया तो इन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह आवाम को बाहर निकालें। जावेद साहब, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ, मैंने खुद रिपोर्टिंग करता हूँ, फील्ड में जाता हूँ। ये जो एहसास प्रोग्राम है ना, ये पीटीआई की गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा दे रहा है। जो जलसे जुलूस में उनके लोग आ रहे थे ना, वो उनके कारकुन थे। लाजमी बात है, मुस्लिम लीग नून एक पाकिस्तान की बड़ी जमात रही है, पीपल्स पार्टी का असर रसूख रहा है, मौलाना का मदरसों में असर रसूख है। तो ये 10, 12, 15 हज़ार लोग इकट्ठे कर लेते हैं, झंडे पकड़ा देते हैं, टीवी पे नज़र आना शुरू हो जाता है। लेकिन आपको याद होगा, आपने भी इतने जलसे कवर किए, वो जो एक आम आदमी जलसों में आया करता था, जिसने टूटी चप्पल पहनी होती थी, फटी कमीज़ पहनी होती थी, वो जलसों में आता था कि हमारे लिए ये सियासतदान क्या करेंगे। इस तरह के लोग मुझे जलसों में नजर नहीं आए। लाहौर के जलसे में मैं खुद मौजूद था, बहुत बड़ा डिजास्टर था जो लाहौर का जलसा था। वहीं पे मैंने उसी दिन कह दिया था कि ये पीडीएम के इट्स द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ पीडीएम। वहाँ बिल्कुल ठुस हो गई थी। जिस तरह मरियम नवाज ने लाहौर में रह के सारे हलकों में गई है, जैसे जवाद भाई ने भी बोला, उस तरह लाहौर का वो जलसा मैंने कभी देखा ही नहीं ज़िंदगी में आज तक इस किस्म का। तो पीडीएम में आप देखें कि मौलाना साहब भी जो उन्होंने यू टर्न किया, उन्होंने तो ओ टर्न लिया है, ठीक है ना। ओ टर्न लेके आप, अब वो पंजाबी की मिसाल मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, लेकिन वो देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। नसीम सिद्दीकी साहब, हम अपने नाज़रीन को ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाते हैं, उसके बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। आई नहीं है, सिंध में जंग जारी है, सिंध में काम जारी है, सिंध में तब्दीली की एक कोशिश जारी है। इंशाअल्लाह अगले इलेक्शन में अबड़ो साहब, इंशाअल्लाह अगले इलेक्शन में बल्दियाती हो, आपके काम भी जरूर होंगे और होने चाहिए, बल्दियाती हो या सूबाई हो, इंशाअल्लाह। अभी भी सारे कुछ के बावजूद 16 सीटों का फर्क है, 16 सीटें सिर्फ। इंशाअल्लाह मैं कहना चाहता हूं, इंशाअल्लाह इस दौरान, इस 2.5 साल में आपके मुतालबात भी सारे पूरे करेंगे, डेवलपमेंट भी होगी, काम भी होगा और पीपल्स पार्टी का सियासी जनाजा भी सिंध से निकाल के देंगे, इसी 2.5 साल में निकाल के देंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद तो रखे ना। आपका लीडर नवाज शरीफ नहीं है, आपका लीडर जरदारी नहीं है,
आपका लीडर वो फजलुर रहमान नहीं है, आपका लीडर इमरान खान है। उम्मीद तो करो, एतमाद तो करो, उसकी मदद तो करो। इंशाल्लाह सिंध से इन नासुरों को, इन फिरौनों को आपको निजात दिला के देगा इंशाल्लाह। आपकी हिम्मत चाहिए, वही जज्बा चाहिए जिसकी वजह से आज तक यहां पहुंचे हैं। और मुझे भाइयों, मुझे दोस्तों, असलम साहब तव्हांजी पूरी मां समझा तो तापड़ो साहब जेको एकड़ो MPA साहब के करण घुर्जे, तव्हांजे हिकिड़े लीडर के। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख जैकबाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे और इस दौरान उनका कहना था कि आइंदा 2.5 साल में सिंध में तरक्की का दौरा होगा और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी का जो जनाजा है वो सिंध से निकाल दिया जाएगा। फिल वक्त तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए PTV न्यूज़। जी, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी, आप कह रहे थे कि ओ टर्न लिया है उन्होंने सिद्दीकी साहब। पार्लियामेंट से वो चले और पार्लियामेंट ही वापस आ गए और मौलाना का तो इतना स्टेक है नहीं पार्लियामेंट में। अब आप देखें कि सेनेट इलेक्शन आ रहे हैं, जो इन्होंने कहा कि हम इस्तीफे दे देंगे, सेनेट के इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ज़मनी इंतखाबात नहीं लड़ेंगे, सब कुछ इनको करना पड़ गया कि इनको खुद पता चल गया कि ये टोटली PDM फ्लॉप था। क्योंकि जो मौलाना साहब हैं, आप देखें उनके साथ तो यही हुआ कि घर का बेदी लनका ढाए। उन्होंने जो अपनी जमात के अंदर एक खुश धमाका किया वो उनके अपने गले पड़ गया है और उनको इस वक्त अपनी जान बचानी मुश्किल हो गई है। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं कि ये सब चोर इकट्ठे हो गए हैं और ये NRO लेना चाह रहे हैं, तो बात सारी वहीं पे भी आ जाती है। आप देखें PDM के कोई भी रहनुमा जब तकरीर करता है तो उसमें आवाम के लिए कुछ नहीं होते, उसमें सारे जाती अटैक होते हैं। तो इस वक्त तो देखने में यही है कि PDM का जो तमाशा है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि ये सब इकट्ठे होकर शोर मचाएंगे, वही चीज़ नज़र आ रही है। और इस वक्त जो है वो PDM का कोई आगे मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है जनरल साहब, अहमद जवाद साहब और सिद्दीकी साहब का ये कहना है कि अवाम का निकलना जो है वो भी जाहिर है कि किसी भी तहरीक के लिए वो बड़ा ज़रूरी होता है। फिर लाहौर का जलसा हुआ, पेशावर का जलसा हुआ, हमने देखा, खुद देखा, लोगों ने कवर भी किया, गए वहाँ पे। वो तादाद नहीं ला सके ये जमातें, PDM की तमाम जमातें, जो कि होनी चाहिए थी। फिर हमने देखा कि एक ये तासुर भी आ रहा है कि नून लीग भी इस्टेब्लिशमेंट से बात कर रही है, पीपल्स पार्टी भी बात कर रही है, कहीं ना कहीं कोई बातचीत चल रही है। उसमें मौलाना फजलुर रहमान कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो शायद मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस तरह का ये बयान दे दिया है कि उनको भी एक पैगाम दे दिया है, यानी PDM की जमातों को भी पैगाम दिया है। ये आप किस तरह से कनेक्ट करते हैं? एक तो लोगों का ना आना, क्योंकि हमने देखा कि मरियम नवाज जो हैं वो गई, उन्होंने रैलियां भी की, सब कुछ किया, लेकिन लाहौर में जलसे में वो अचीव नहीं हो सका जो वो चाह रही थी। देखिए, बात यह है कि मौलाना का, जैसे मैंने कहा कि उनको तो उनके अपने लोगों ने बैक स्टैबिंग शुरू की हुई है और वो उनको नजर आता है क्योंकि वो उनके अपने लोग हैं। आप देखिए कि उनके खिलाफ ये नहीं बात कर रहे और उनको कॉन्टेक्ट किया जा रहा है अंदरूनी तौर पे कि किसी तरह उनके मुंह बंद हो। लेकिन उनमें हाफिज हुसैन अहमद जैसे बड़े बाइज्जत लोग हैं जो हमेशा सच्चाई का साथ देते रहे। उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की जो आदमी ये सोचे कि झूठ बोलने वाले लोग हैं, लिहाजा वो डिटरमिनेड है। अब चीज ये है कि मौलाना के लिए तो खतरात बन गए उनकी अपनी पार्टी से, जो मुझे लगता है। और फिर नैब ने भी केसेस छोड़े नहीं, वो चल रहे हैं, उनका के उनके भाई की पेशियां शुरू हैं। मौलाना इस वजह से हो सकता है कि ढीले पड़ गए। लेकिन दूसरी दो पार्टियां, आप देखिए अवाम क्यों बाहर निकले। अवाम को ये नजर नहीं आता कि ये सब घिरे पड़े करप्शन के केसेस में। इनका दुख सबसे बड़ा तो यही था कि करप्शन के केसेस बेपनाह इनके में चल रहे हैं और वो उसी पे ज्यादा रोना तो वही था। अगर पार्लियामेंट में जब मामला चल रहा था, पार्लियामेंट में ये बैठते थे असेंबली में, नेशनल असेंबली, तो वहां प्रोडक्शन ऑर्डरों पे शोर मच जाता था, वो रोना रोते थे। और फिर एक बड़ी चीज वाज़ेह नजर आती है, दो बड़ी पार्टियां ये आगे अपनी औलादों को प्रमोट कर रहे हैं। औलादें वो जो परवान चढ़ी हैं इस माहौल में जिसमें कि मनी लॉन्ड्रिंग थी, झूठ था, फरेब थे, जाली कागजात थे, हर तरह का वो काम हुआ जिससे दुनिया तंग और आज पाकिस्तान रोध हो रहा है। जिसकी ग्रूमिंग ऐसे माहौल में हुई है, आप उससे मैं तो कम से कम उससे बेहतरी की तवक्को नहीं करता। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी ये मुसल्लत करने की कोशिश करें तो अवाम को हक हासिल है कि वो उनसे जान छुड़ाएं।
और बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे अवाम जो है वो इन चीजों को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि जनाब ये खानदानी सियासत जो हमारे ऊपर मुसल्लत है इसको खत्म होना चाहिए। तो जवाब बहुत मौजूद है जहां अवाम इन चीजों को रैशनलाइज कर रही है। ये प्रोसेस चलता रहा तो आप देखेंगे कि इन लोगों को मिलाकर जगह नहीं मिलेगी यहाँ पे खड़े होने की। तो जब आपके मकासद अवाम की भलाई के नहीं है, मकासद है अपनी करप्शन बचाना और अपनी औलादों के कैरियर आगे बनाना, तो लोगों का दिमाग खराब है कि आपके लिए आगे सड़कों पे धक्के खाएं। तो ये चीज भी समझने की है कि सिर्फ यही नहीं कि इनका कोई पॉलिटिकली कोई अपनी कोई मूव ऐसी गलत कर गए, वो ठीक है कि इन्होंने नाराबाजी बहुत की थी, लेकिन फैक्चुअली ये जो चीजें हैं ये आहिस्ता आहिस्ता खुलती गई हैं और लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है कि वाकई इनके अपने जलसों में खड़े लोग जो हैं वो उनसे, जब ये मीडिया के लोग जाके उनसे पूछते रहे हैं, सवाल करते रहे हैं, तो बहुत सारे लोग कहने लगे कि जी कोई अपने काम से आया हुआ है, कोई कुछ आया हुआ, उनका जी अपनी चोरियां बचाने के लिए ये सारे इकट्ठे हो गए। तो पब्लिक में भी एक इंप्रेशन मौजूद है जिसकी वजह से पब्लिक में वो पजीराई नहीं है जो एक पुरखुरूज जद्दोजहद में होती है, एक अवामी जद्दोजहद में होती है, जहां सिर्फ और सिर्फ अवाम के मुफादात हों। जहां अपने मुफादात की जंग हो वहां अवाम वो सपोर्ट नहीं देते। ठीक है, ठीक है जनरल साहब, आपकी तरफ जनरल साहब आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, लेकिन एक अहम खबर आ गई है। खबर के लिए न्यूज़ रूम चलते हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर जैकबाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। उसके हालात भी अगर आप देखें तो ऐसे नहीं है कि जैसे एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स देने वाले शहर के होने चाहिए, लेकिन जिस दिन हमने उस पैकेज का ऐलान किया था उसी दिन हमने ये भी ऐलान किया था कि हम सिर्फ कराची नहीं बाकी सिंध के जो अजला हैं उसके लिए भी तरक्याती मंसूबों का एक पैकेज बनाएंगे। और उसी सिलसिले में जो मैं पिछला दौरा भी यहाँ पर था, मैं उसके अंदर गोटकी गया, मैं उसके बाद लड़काना गया, जैकबाबा, शिकारपुर, सखर मिस हो गया था इस ट्रिप में, ये तीनों अजला कर रहा हूँ। उसका मकसद ही यही है कि हमने इसी तरीके से पहले कराची तो ज़ाहिर किया ही किया था, लेकिन जनूबी बलूचिस्तान के लिए भी हमने जो पैकेज बनाया, मंसूबा जो उसकी तरक्याती मंसूबा बना, वो बलूचिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा था। बल्कि मेरे पास बलूचिस्तान के ही MP आए हुए थे, मुझे दफ्तर में मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा आपने इतने बड़े पैकेज का ऐलान कर दिया, इससे तो आधा भी अगर आप ऐलान कर देते तो वो भी बहुत बड़ा होता। तो वो हमने इसलिए नहीं ऐलान किया था क्योंकि हम वहाँ पे बलूचिस्तान में इलेक्शन जीतना चाहते हैं, हमने इसलिए ऐलान किया था कि बलूचिस्तान के अवाम का हक है। तो इलेक्शन ज़ाहिर है, सियासी पार्टी हैं, सियासत में हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, और जो तरक्याती काम होता है उसका एक सियासी असर भी होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो जिम्मेदारी लगाई है वो ये उन्होंने जिम्मेदारी दी है कि मुल्क के जो सबसे ज़्यादा पसमानदा इलाके हैं, जो तरक्की में पीछे रह गए हैं, उनको तरजीही बुनियाद के ऊपर वहाँ पे तरक्याती काम करवाने। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हम इस्लामाबाद में बैठकर, ये मंसूबा में हमारे कैसे बनते थे जी, इस्लामाबाद में बैठते थे, 4 कंसल्टेंट आते थे, 2 रिपोर्टें होती थीं और वो मंसूबा बन जाता था। मैं नहीं चाहता था कि ये मंसूबा जो है वो हम इस्लामाबाद में बैठकर बनाएं। इसलिए जब जनूबी बलूचिस्तान का करना था, हम कोयटा भी गए, हम अवारान भी गए, हम खुजदार भी गए, हम गवादर भी गए, हमने तमाम इलाके का दौरा किया। हम ऊपर से मिरानी, मंद, बॉर्डर तक का एरिया जो है वो सारा देख कर आए। और ज़मीन पे जो लोग बैठे हुए थे, क्योंकि आप जितने अच्छा अपने मसले को समझते हो उतना मैं कभी भी नहीं समझ सकता, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि आपसे पूछा जाए कि आपकी तरजीहात क्या है। और इंशाअल्लाह ताला जो हमारा तरक्याती प्रोग्राम बनेगा उसमें आपने जिन चीज़ों का जिक्र किया है, जो तरजीहात जो आपने सामने रखी हैं, इंशाअल्लाह ताला उसको हम शामिल करेंगे। तो ये तो मुतमईन हो जाएं कि ये काम हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ तक तो मेरा और आपका, अबड़ो साहब का बिल्कुल मुकम्मल इत्तेफाक है कि ये जिम्मेदारी भी है, ये करना भी चाहिए। लेकिन एक चीज़ अबड़ो साहब, माजरत के साथ आपका और मेरा इत्तेफाक नहीं, जमहूरी लोग हैं ना, आप भी हैं हम भी हैं तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपसे बता दूं कि मेरा किस पे। आपने कहा पीपल्स पार्टी को इसलिए वोट मिलता है कि पीपल्स पार्टी अवाम के मसाइल हल करती है।
अबड़ो साहब, मैं अगर इसके आपके जहां स्कूल में हूं यहां से बाहर निकलूं और सड़कों पे निकल जाऊं तो वो अवाम का मसला हल होता हुआ मुझे तो नहीं नजर आया। पीपल्स पार्टी जो है उसने 2 साल पहले हुकूमत नहीं बनाई। साईं जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर 20 दिसंबर 1971 को बने थे पहली दफा। 49 साल पहले सिंध पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हुई थी। पिछले 49 में से 28 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। पिछले 12 साल से मुसलसल पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन मुझे सिंध के अवाम के मसले हल होते हुए नजर नहीं आते। आपने कहा कि कम से कम सखर ही बना दें, लेकिन सखर वालों के साथ बहुत जुल्म है। अगर आप सखर का मुवाजना करें, आज से अगर हम 49 साल पीछे चले जाएं, जब पहली दफा पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, और उस वक़्त का आप गुजरात उठा के देखें, साहिवाल उठा कर देखें, आप उस वक़्त का रहीम यार खान देखें, आप उस वक़्त का चारसद्दा देख लें, आप सवात देख लें, तो आपको नजर आएगा कि सखर जिन शहरों से बहुत बेहतर होता था, आज वो शहर जो हैं वो सखर से बहुत आगे चले गए। और उसकी बुनियादी वजह जो है वो जो बदकिस्मती से सिंध को सियासी लीडरशिप मिली, उस लीडरशिप ने अपनी जिंदगी तो बेहतर की, उन्होंने सरे के अंदर महल तो बनाए, उनके नेकलेस जो हैं वो स्विट्जरलैंड के लॉकर्स तक तो पहुंच गए, उनके अबू धाबी के अंदर महल भी बन गए, लेकिन उन्होंने सिंध के अंदर काम नहीं किया। और इसलिए सिंध के अवाम तवक्को रखते हैं इमरान खान से और तहरीक इंसाफ से, और इसीलिए ये आपका गिला जायज है। मैं आपका गिला जायज समझता हूं, क्योंकि ये आपकी तवक्को है। आपको पता है इमरान खान ने तो कोई महल नहीं बनाना, उसने तो अपने घर पैसे नहीं लेकर जाने, तो इसलिए आपकी और सिंध के अवाम की जायज ये तवक्को है, और इंशाअल्लाह ताला इस तवक्को को पूरा करना है। दूसरी चीज मैं आपको एक बात बताऊं, जो इसने हलीम आदिल शेख ने की, वो बात भी मैंने पहले तरक्याती कामों की बात की है। मेरी वो जिम्मेदारी है, मैं वजीर हूं मनसूबा बंदी का पिछले 1 साल से, ये मेरी जिम्मेदारी है ही अवलीन के तरजियाती बुनियाद के ऊपर मनसूबा बंदी की जाए, तरक्याती काम किए जाएं। लेकिन अवाम जो है ना, वो वोट जो है वो सिर्फ तरक्याती कामों पर नहीं डालती। लोग कहते हैं, ये जो आपने आज बात की, ये मैंने बहुत लोगों से सुनी है। ये तो पहले जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी आज से 9 साल पहले, उस वक्त तो बहुत सुनने को मिलती थी, खान साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, नीयत बड़ी अच्छी है, लेकिन खान साहब को नहीं पता अवाम का जहन कैसे काम करता है। यार वो अजीब आदमी है जिसको यह नहीं पता अवाम का जहन कैसे काम करता है, और 6 आदमियों से वो पार्टी शुरू करता है, और पिछले इलेक्शन में 1.5 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी उसको वोट डालता है। कुछ जैसा मेरे ख्याल में जैसा पाकिस्तान के अवाम के जहन को इमरान खान समझता है, कोई और सियासतदान नहीं समझता। तो इंशाअल्लाह ताला सियासी बुनियाद के ऊपर भी काम करना है। हलीम ने बिल्कुल ठीक बात की है। एक वजह लोगों की नाराजगी कह लें, आप गिला कह लें, वो इस बुनियाद के ऊपर भी है कि सिंध में आज भी जुल्म हो रहा है, सिंध में आज भी कानून की हुक्मरानी नहीं है, और ये वफाक की जिम्मेदारी है कि जिस जिसके साथ ज्यादती हो रही है, जहां जहां कानून को पामाल किया जा रहा है, उनके लिए फिर वफाक को साथ खड़ा भी होना पड़ेगा। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये जायज बात है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, पिछले मेरे ख्याल में 2 या 3 महीने में मेरी बार बार जब वज़ीर आज़म से बात हुई है, और अब क्योंकि तकरीबन आधी टर्म गुजर गई, अब आगे देख रहे हैं, तो उनको सबसे ज्यादा जहां पे नजर आता है कि काम करने की जरूरत है, और जहां पे जिस अवाम के ऊपर उनको सबसे ज्यादा भरोसा है कि अगले इलेक्शन के अंदर अगर ज्यादा सीटें कहीं से निकलेंगी तो वो बार बार ये कहते हैं अंदरून सिंध से निकलेंगी। इंशाअल्लाह ताला वजीर आजम जल्द आप देखेंगे आपके पास भी आएंगे, उनके साथ मेरी बातचीत चल रही है। इंशाअल्लाह ताला उनको लेकर आएंगे यहाँ पर, जो यहाँ के अजला हैं, उनके तमाम जो हमारे नुमाइंदे हैं, उनके साथ बात भी करनी है। हलीम को नई जिम्मेदारी मिली है। हलीम माशाल्लाह आप में जितनी हिम्मत है,
जिस तरीके से आप दौड़ते हो सुबह से लेकर शाम तक, हर इलाके में पहुंचते हो, मुझे यकीन है कि आप तो यहाँ के अवाम के साथ जो है वो ज़रूर साथ जुड़ोगे भी, इनके मसाइल भी समझोगे, इनके लिए आवाज़ भी उठाओगे। लेकिन इसके साथ साथ इंशाअल्लाह ताला, जैसे मैंने कहा, आपने देखा है वफाकी वज़ीरों ने भी पिछले चंद माह से अब कुछ आना शुरू किया, सिंध के अंदर दौरे होने शुरू हो रहे हैं। शफकत महमूद कल पहुँचे हुए थे हैदराबाद, अली जैदी इससे पहले आए थे, और भी दूसरे वज़ीरों को हम यहाँ पे, उमर अयूब को लेकर आए थे। तो पिछले 2-3 महीने से ये सिलसिला हुआ है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे ये आगे जारी रहेगा और वज़ीर आज़म खुद यहाँ पर आएंगे और उम्मीद है कि तकरीबन 1 साल के बाद अबड़ो साल हम यहाँ पे आएंगे। और यहाँ वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर जैकबाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे और उनका कहना था कि कराची के अलावा सूबा सिंध के दीगर अजला के लिए भी तरक्याती पैकेजेस जो हैं वो ज़ेर गौर हैं। और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है कि पसमानदा इलाकों की तरक्की को यकीनी बनाया जाए। फिल वक्त तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए PTV न्यूज़। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी जनरल साहब, आपसे हम गुफ्तगू कर रहे थे, ऐसा लगता है कि हुकूमत को घर भेजते भेजते PDM अपना रास्ता भूल गई है जनरल साहब। नहीं, देखिए बात यह है कि पॉलिटिक्स में आप अपनी स्ट्रेंथ को वक्तन फक्तन उसको असेस करते रहते हैं कि असेसमेंट होती है, और जैसे जैसे आप देखते हैं कि आपकी ताकत बढ़ रही है तो आप अपने गोल भी आगे बढ़ाते जाते हैं। अगर आपको सपोर्ट कम मिल रही है और आप देख रहे हैं कि आपकी ताकत कम हो रही है तो आप अपने गोल समझेंगे कि अचीवेबल नहीं है तो आप उसके मुताबिक तो तब्दीली करते हैं। मेरा ख्याल है कि शुरू में बहुत सारी गलतफहमी में मुब्तला थे ये लोग। जैसे जैसे गलतफहमियां दूर की अवाम में तो वो अपने मकाम पे वापस आ गए। अब जो आप देख रहे हैं सूरत हाल, ये रियलिटी है, ये हकीकत है जो मेरा ख्याल है कि PDM वाले लोग पहले भूल गए थे। आज जहां खड़े हैं ये हकीकत है। और फिर एक काम आप गैर आईनी काम करना चाहते हैं, आप मज़ाकरात की बात ही नहीं कर रहे, आप कहते हैं जो हुकूमत गिरानी है। क्या आज किसी हुकूमत को कोई गैर आईनी तरीके से गिरा दे तो वो हुकूमत जो आज गिर जाएगी वो कल दूसरे को बैठने देगी अमन से? जी। और फिर बड़ी सीधी सी बात है, जो हकायक अभी इनकी समझ में आए हैं वो ये है कि PTI पहली दफा हुकूमत में आई, 2.5 साल हुकूमत की, आप अगर उनको निकाल दें तो उनके पास तो बड़ा अच्छा बहाना है कि जनाब हमें 5 साल मिलते तो हम बहुत कुछ कर देते, हमें तो 5 साल दिए ही नहीं इन्होंने। तो अगर आप रिसेंट कभी स्टेटमेंट सुने ना जो इसमें मरियम नवाज ने दी थी, उसमें उसने यही कहा जी हम इनको भागने नहीं देंगे, हम इनको पूरा मौका देंगे, वरना ये कल को हमें कहेंगे कि जी हमें मौका नहीं मिला। ये बिल्कुल हकीकत ये है। तो अब उनको थोड़े हकायक समझ आने शुरू हुए हैं और वो गुब्बारे से थोड़ी हवा निकली है तो तब हकायक समझ आने शुरू हुए, वरना तो वो एक बड़ी ऊंची जगह पे खड़े थे और बड़ा ठीक है। आप कह रहे हैं कि जनरल साहब के उनको अब हकायक समझ में आना शुरू हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं अहमद जवाद साहब, अगरचे के अपोजिशन मुज़ाकरात पे नहीं आ रही, आपकी जानिब से कहा गया, लेकिन एक और बात जो तरमीम की बात हुई है उसमें एक अहम तरमीम जो है वो सेनेट के अंदर खुफिया बैलेटिंग को ख़त्म करना है। उस पर अब अपोजिशन ने फैसला कर लिया है कि हम उसके मुखालिफ जाएंगे। हालांकि ये वही जमातें हैं जो खुद कहती रही हैं, एक दूसरे से गिला करती रही हैं कि सेनेट के अंदर ये सब कुछ होता रहा है और हमें चाहिए कि हम ओपन बैलेटिंग की तरफ जाएं। देखिए, आप सेनेट के इलेक्शन की हिस्ट्री निकाल के देख लें, हर सेनेट के इलेक्शन के बाद पार्टियों ने इसमें वोट्स के बिकने की बात की है। जो भी इससे मुतासर हुआ है उसने इसका जिक्र किया। और लास्ट इलेक्शन जो इलेक्शन क्या नो कॉन्फिडेंस मूव जो इन्होंने चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ जब इन्होंने मूव की थी, तो उसमें जब इनको शिकस्त हुई तो उसमें इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए। देखें, इस सारी चीज़ों का जवाब तो ये है कि ओपन बैलेट कर लेते हैं, ओपन वोटिंग कर लेते हैं, ताकि पता चल जाए और आपके सबके जहन से ये शक दूर हो जाए और ये चीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ये जो ख़रीदारी का अमल है सेनेट के इलेक्शन से पहले, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो ये तो एक प्रिंसिपल स्टैंड है, इसका ताल्लुक़ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। ये आज एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर एडवांटेज है तो कल उसके लिए डिसएडवांटेज है, जिसके लिए आज डिसएडवांटेज है कल उसके लिए एडवांटेज है। ये तो इसी तरीके से फ्लक्चुएट करता रहेगा। लेकिन
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको असूली बुनियाद के ऊपर इस बिल को पेश करने का फैसला किया है। और आपने वो सुना होगा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यही बात की थी कि मैं ये कदम ज़रूर उठाऊंगा ताकि ये चीज़ एक दफ़ा, और हम उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि रिकॉर्ड पे आ जाए कि पार्लियामेंट के अंदर ये ओपन वोटिंग का बिल पेश हुआ और फिर हम ये अवाम ये भी देखे कि इसका किसने साथ दिया और किसने इसका साथ नहीं दिया। तो ये आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी है। और पीडीएम की जमातों में दो बड़ी पार्टियां जिन्होंने मिसाक जमहूरियत पे साइन किए थे, उसके अंदर भी ये चीज़ मौजूद थी कि हम सेनेट के अंदर जब इलेक्शन करेंगे वो हम ओपन वोटिंग के ज़रिए करेंगे, ये सीक्रेट वोटिंग ख़त्म करेंगे। तो ये तो इनके अपने एक मैंडेट इनका जो था, इनका जो एक फ़ैसला था उसका भी ये हिस्सा है और ये पाकिस्तान के भी मुफाद में है। क्या हम ये चीज़ इजाज़त देते रहेंगे कि कोई भी शख्स जो है वो 40-50 करोड़ कमा के कहीं से आ जाए और वो कहे कि मैंने सेनेट में जाना है? ये कोई वो बच्चों का खिलौना तो नहीं है कि जी मुझे भी ये चाहिए। आपको एक सियासत का जो एक तरीक़ाकार है आपको उसको अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन जब आप इस किस्म की सीक्रेट वोटिंग रखते हैं तो ये वो वाहिद फोरम है पाकिस्तान का कि जहाँ पे पैसे के ज़ोर से एक शख्स जो है वो सेनेट के अंदर एक अनवांटेड, अनडिज़ायरेबल इसलिए कि वो अपने उस रूट से या उस रास्ते से सेनेट के अंदर नहीं आ सकता, तो पैसे के जोर से आ जाता है। पैसे के जोर से आएगा। और सिद्दीकी साहब अगर 30-40 करोड़ जैसे कह रहे हैं मजवाद साहब, 30-40 करोड़ वो लगाएगा तो फिर वो उसके डबल तो उसका जहन होगा कि अब मैंने कमाने हैं सेनेट के अंदर आके। मीसाक जमहूरियत हुआ था कई साल पहले और आई एम श्योर आप उस वक्त लंदन में थे और आपने उन चीज़ों को विटनेस किया। ये क्या बेचेंगे अवाम को अगर ये इस बिल की मुखालिफत करते हैं कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि आप ओपन बैलेटिंग करें और बिल्कुल आए साफ शफाफ बात करें सेनेट के अंदर, बजाय इसके कि ब्रीफ केस इधर उधर करें। देखिए ये जावेद भाई जो ब्रीफ केस की स्टोरी शुरू हुई थी, आपको याद होगा कि ये छांगा मांगा से शुरू हुई थी। जब नो कॉन्फिडेंस वोट के लिए वोटों को खरीदा जाता था तब से ये लत डाली गई असेंबली मेंबरान को। और जो सेनेट में आपको पता है जब टिकट ही दी जाती है, जैसे आपने बताया 25-30 करोड़ दे के तो वो टिकट लेते हैं, तो डेफिनेटली उससे डबल तो वो पूरा करेंगे। और ये नून लीग तो इस बात की डसी हुई है कि अभी पिछले दिनों जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ तो शो ऑफ हैंड में 62 थे और जब वोट निकले तो कितने कम थे। अच्छा, इन्होंने सबसे पहली बात तो ये कि इन्होंने इसकी इंक्वायरी भी नहीं की। उनमें से जो लोग भी थे जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा वो आज भी इनकी पार्टियों में बैठे हुए हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मैं बिल्कुल उस वक्त मोहतरमा और नवाज शरीफ के पीछे खड़ा हुआ था जब सिग्नेचर हो रहे थे, और हमारी उस वक्त बात भी हुई। मोहतरमा से हमने पूछा कि आप ये क्यों चाहती हैं कि सेनेट में ओपन बैलेटिंग हो, तो उन्होंने कहा ये हॉर्स ट्रेडिंग होती है, ये पैसे दिए जाते हैं, और जब आप जमहूरियत में या डेमोक्रेसी में पैसे दे के आएंगे तो आप अपने पैसे बनाएंगे, आप आवाम के लिए कुछ नहीं कहेंगे। और ऑन द फ्लोर भी आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी ओपन बैलेटिंग का पहले जिक्र किया है, लेकिन अब जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये चीज़ सामने लेके आए हैं तो वो बिल्कुल इसकी मुखालफत कर रहे हैं और उनको तो खुद नुकसान पहुंच चुका है। तो बिल्कुल इसमें ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, ये सबके लिए बेहतर है, इसमें ज़मीर नहीं बेचा जाएगा। आप जो आवाम से वादा करके आए कि हम आवाम की खिदमत करेंगे, आप आवाम की खिदमत करें, इसको सेनेट को या पार्लियामेंट को आप कारोबार का जरिया ना बनाएं, आप कारोबार ना करें, वहाँ पैसे की लेन देन नहीं होनी चाहिए। ये वो फोरम्स हैं जहाँ पे जो लोग हैं पाकिस्तान के, उनके मसाइल हल होने चाहिए। और जिस तरह अभी आपने थोड़ी देर पहले ब्रेकिंग न्यूज़ आपने देखी, उसके अंदर सिंध की बात हो रही थी, असद उमर साहब बात कर रहे थे, तो बात यह है कि अभी हम पीटीआई की गवर्नमेंट पे अगर कोई ताने तशने देते हैं तो इनको तो अभी बिल्कुल अर्ली इनके डेज है, 2-2.5 साल हुआ है, उसमें कोशिश कर रहे हैं। मैंने कभी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी भी प्राइम मिनिस्टर को इतनी ज़्यादा कैबिनेट मीटिंग्स करते हुए नहीं देखा। मैंने उनको गरीबों के लिए उनका जितना दुख दर्द है, मैं जब भी मिला हूँ या हमने उनको देखा है, उनको बहुत ज़्यादा उनका दुख दर्द होता है, वो गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं। एहसास प्रोग्राम से जिस तरह नीटली लोगों को पैसे मिल रहे हैं कि जस्ट आप आके अपना थंब इंप्रेशन देते हैं और 12,000 रुपए गिन के आप घर ले जाते हैं, तो उससे गरीब आवाम, आप गुर्बत कम करें। चाइना ने क्या किया था, गुर्बत कम की थी। जब मोदी भी इलेक्शन जीत के आया तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यही कहा कि छोड़े, हमने क्या जंग आपस में करनी है, आए इस खित्ते से हम गुर्बत को कम करते हैं। तो जब एक शख्स इतना सिंसियरली इस मुल्क के लिए काम कर रहा है, वो किसी बैरून दौरों पे नहीं जा रहे, उनकी कोई फैमिली यहाँ पे इतनी बड़ी नहीं है जिसके साथ वो टाइम गुजार रहे हो या मरी जा रहे हो या कोई और तफरी मुकामात पे जा रहे हो, दिन रात वो पाकिस्तान की खिदमत के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि ओपन बैलेटिंग होती है, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाता है। आप कल को अगर कोई धांधली के इल्ज़ाम लगाएंगे तो किस मुंह से लगाएंगे? आप इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ाम लगाते हैं लेकिन आप इलेक्शन कमीशन में नहीं जाते। तो ये रवायात ख़त्म होनी चाहिए, आप ओपन बैलेटिंग लेके आए ताकि सबको पता चले कि
किसने किसको वोट दिया है, और इस तरह की जो पैसे दे के आने वाला मामला है वो रुकना चाहिए। जनरल साहब, आपके ख्याल में सियासी जमातों के पास ये मौका तो था ना कि वो अपने पुराने दाग धो देते, कम से कम इस हवाले से, ये जो सेनेट के अंदर जो कुछ होता है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये अब मुखालिफत करके ये सब अपने मफादात की खातिर ये सब कुछ कर रहे हैं और मफादात की गेम शुरू हो चुकी है? देखिए जी, बिल्कुल है ही मफादात की, क्योंकि मुख्तलिफ वक्तों पे इनकी मुख्तलिफ सोच रही, मुख्तलिफ मुतालबात रहे। जब खुफिया बैलेटिंग हुई, जैसे अभी नसीम सिद्दीकी भी बात कर रहे थे कि सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हुआ, तो उस वक्त इनके लोगों ने नेचुरली खरीदो फरोख्त हुई होगी या जैसे भी, वो पार्टी लाइन नहीं ड्रॉ की कई लोगों ने और अपनी मर्जी से वोट दिया। उस वक्त ये एक ही शोर था कि जनाब ये शो ऑफ हैंड होना चाहिए, ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, ताकि इस तरह से करप्शन इस सिस्टम में से निकाली जा सके। लेकिन अब जब पीटीआई ये बात कर रही है कि इसको ओपन बैलेटिंग के जरिए किया जाए, तो मुखालफत शुरू हो गई। मतलब यह है कि आपको जैसों के जो चीज सूट करती है आप वो बात करना शुरू कर देते हैं। तो इस सारे खेल में मुल्क का मफाद या करप्शन खत्म करने वाला एस्पेक्ट तो मुझे कहीं नहीं नजर आता। तो नेचुरली अपने मफादात, अगर आज आपको वो जो खुफिया बैलेटिंग है वो आपको सूट कर रही है, तो आप उसकी वकालत करनी शुरू हो गए। तो ये अलमिया है। हकीकत ये है कि सेनेट के इलेक्शन में बहुत ज्यादा पैसा इस्तेमाल होता है और इसको खत्म होना चाहिए। जमीर बिकते हैं और जमीर खरीदने वाले जिनकी जेब में लंबी हैं, जिनमें पैसा ज्यादा है, वो ये अपना काम कर जाते हैं। उनकी सियासी हैसियत वैसे नहीं होती, सियासी बसीरत नहीं होती उनके पास, लेकिन चूंकि पैसा होता है तो अपना स्टेटस बिल्ड कर लेते हैं, आगे सेनेटर बन जाते हैं। ये चीज खत्म होनी चाहिए। इसका ना मुल्क को फायदा है, क्योंकि इसमें मैरिज तो है ही नहीं कहीं, और करप्शन को भी ये चीज प्रमोट कर रही है। और जैसे आप बात कर रहे थे कि जो आज करोड़ों लगाएगा वो कल करोड़ों वसूल करेगा कहीं से, और बल्कि उससे ज्यादा वसूल करेगा, क्योंकि उसने अगले इलेक्शन में भी जाना होगा। तो कहां पे गई हमारी वो सोच और कोशिश जहां हम कह रहे हैं कि जनाब हमें करप्शन खत्म करनी है यहाँ पे। तो ये आप देख लीजिए, इसमें सारा कुल्लियतन अपना मफाद, हुकूमत, ये पाकिस्तान के अवाम का या इखलाकियात का कोई दखल नहीं। अहमद जवाद साहब, कुछ जिम्मेदारी तो यकीनी तौर पर हुकूमत की भी है, क्योंकि अवाम कहती है कि महंगाई है, अपोजिशन इसी बयानिए को लेके चल रही है, चैलेंजेस हैं, फिर कोरोना की जो सूरत हाल है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम बड़े खुशकिस्मत रहे हैं कि हम बहुत बेहतर पोजीशन में रहे, हमने अच्छे फ़ैसले किए, बर वक्त फ़ैसले किए, मरबूत फ़ैसले किए, जिसकी वजह से इतना नुकसान नहीं हुआ जिसका खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था। अब ये चैलेंज भी आपके सामने है। वैक्सीनेशन हो रही है, वैक्सीन आने वाली है, किसी भी वक्त वो चाइना से वापस आ सकती है। चैलेंजेस तो हैं आपके लिए। हुकूमत 2.5 साल आधा वक्त आप पूरा कर चुके हैं, अब आपके पास वक्त नहीं है, आधा वक्त है, आपने डिलीवर करना है, गवर्नेंस करनी है। देखिए जावेद साहब, हुकूमत को जो चैलेंजेस, मेन चैलेंजेस जब ये हुकूमत ने अपना स्टार्ट लिया, तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज था इकनॉमिक चैलेंज कि पाकिस्तान बैंकरप्सी की एज के ऊपर था और $9 बिलियन के आपके पास टोटल फॉरेन रिजर्व्स थे। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट $19 बिलियन से ज़्यादा था, और इसके साथ साथ आपको सिक्योरिटी चैलेंजेस भी थे, आपकी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी चैलेंजेस थे, और फिर ये अगर कम नहीं थे तो इसमें कोरोना का चैलेंज भी आ गया। तो देखा जाए तो जो 2.5 साल का अरसा पीटीआई की हुकूमत का है, ये पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंजेस आप कह सकते हैं जिसका इसने सामना किया। एक नई हुकूमत, एक पार्टी जो पहली दफ़ा हुकूमत में आई, लेकिन इसके बावजूद देखिए कोई भी पार्टी इसको जस्टिफिकेशन नहीं बना सकती चूँकि हम नए आए हैं या हम पहली दफ़ा आए हैं तो हम परफॉर्म नहीं कर सके। आपको मैंडेट इसीलिए दिया गया होता है कि आपने परफॉर्म करना है। और देखें, अगर उस परफॉर्मेंस को हम एक बिल्कुल प्रिंसिपल एनालिसिस करें, एक न्यूट्रल एनालिसिस करें, तो आप देखें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज जो करंट अकाउंट डेफिसिट का था $19 बिलियन का, वो अब ज़ीरो होकर सरप्लस में चला गया। पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स थे उन्हें $9 बिलियन से $20 बिलियन से क्रॉस कर गए। आज पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स जो हैं पिछले साल की हाईएस्ट उसके ऊपर हैं। आज पाकिस्तान की फॉरेन रेमिटेंस जो हैं वो पाकिस्तान की तारीख की हाईएस्ट सतह के ऊपर आ चुकी हुई हैं। आज स्टॉक एक्सचेंज पिछले 3 साल का हाईएस्ट पोजीशन पे है। पाकिस्तान का रुपया जो बिल्कुल नीचे जा रहा था और लोगों ने कहा था ये तो 200-250 पे जाके रुकेगा, आप देखें कि पिछले 7-8 महीनों में ना सिर्फ वो स्टेबल हुआ बल्कि उसने आहिस्ता आहिस्ता डॉलर ने नीचे आना शुरू किया और अब वो 160 से भी नीचे आ गया है। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग, पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन
की इंडस्ट्रीज़ उन्होंने जिस तरीके से काम करना शुरू कर दिया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस इकनॉमिक एक्टिविटी से जॉब क्रिएशन होगी, लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, वेल्थ क्रिएशन होगी। फिर बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ आप देखें, 1968 के बाद कोई डैम हम नहीं बना सके, इसके बावजूद के मुख्तलिफ हुकूमतें आई, उन्होंने बड़े बड़े नारे मारे। मुशर्रफ साहब ने भी कालाबाग डैम का बड़ा उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की, बट ही कुड नॉट, नथिंग हैपेंड ऑल दीज ईयर्स। और फाइनली आप देखते हैं कि इस हुकूमत के आते ही 3 बड़े डैम्स के ऊपर काम शुरू हो चुका हुआ है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिर आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अगर आप देखें, जो लाहौर में राबी अर्बन फ्रंट प्रोजेक्ट है, ये गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। ये लाहौर के लिए एनवायरमेंटली बेहतर होगा, वहाँ पे पॉपुलेशन को जो है उसकी डेंसिटी जो है उसको भी स्प्रेड आउट करने में हेल्प मिलेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आएंगी, पानी का मसला जो है वहाँ पे हल होगा। वो उसी पानी को जो कि ज़ाया हो जाता था, उसी पानी को लेक्स में चेंज किया जाएगा, वाटर रिजर्व्स में चेंज किया जाएगा। पिंडी का अगर आप देखें तो एक रिंग रोड का प्रोजेक्ट था, इसको भी हमें 20 साल हो गए हैं सुनते हुए, लेकिन उसका भी इफ्तिताह हो चुका हुआ है और रिंग रोड का आगाज़ हुआ चाहता है। तो आप देखें मुल्क के अंदर मेगा प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, मुल्क के अंदर नए नए इनिशिएटिव्स आ रहे हैं। एहसास प्रोग्राम का इन्होंने जिक्र किया। एक और मैं आपको बताऊं कि 2023 के इलेक्शन में जब पीटीआई जाएगी, मैं आपको ये अभी से बता देता हूं कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर पीटीआई के दोबारा इलेक्शन में कामयाब होने का वो इंसाफ कार्ड होगा, जो कि केपी के अंदर 100% मिल चुका है। आप सोचें, इस मुल्क का एक गरीब घराना जो कि शायद चंद हज़ार रुपये का भी इलाज अफोर्ड ना कर सकता हो, आज अगर उसको 8-10 लाख रुपए का उसको एक मिल जाता है कि वो पाकिस्तान में कहीं पे भी जाके इलाज, कितनी बड़ी फैसिलिटी है ये। और ये चीज़ जो है, ये इसलिए नहीं कि पीटीआई ने कोई अपने वोट बैंक के लिए किया, बस बेसिकली इमरान खान का जो विजन था कि हेल्थ की फैसिलिटीज़ जो हैं वो हमने गरीब आदमियों को देनी है। और ये इंसाफ कार्ड अब एजेके का भी अनाउंस हो चुका है, पंजाब में बड़ी तेज़ी से इसको कंप्लीट किया जा रहा है, बाकी सूबों में भी इंशाल्लाह जो है इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो ये इतने बड़े बड़े इकदाम हैं। फिर कामयाब नौजवान प्रोग्राम जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, और उसमें उस तरीके से जैसे माजी में प्रोग्राम्स किए गए, पीली टैक्सी का किया गया और मुख्तलिफ किस्म के कि जिनका कोई रिजल्ट नहीं निकला, ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट हो। महंगाई भी बहुत बड़ा चैलेंज है आपकी हुकूमत। महंगाई देखें, अब मैं जो आपने बिल्कुल आपने सही कहा है, देखें जब आपका रुपया जो आर्टिफिशियली इन्होंने मेंटेन किया हुआ, फिर उसको अपने मार्केट के मुताबिक किया, जब उसमें एक 30% का एक डिक्लाइन आता है, तो देखें ये तो इकनॉमिक्स है, सिंपल इकनॉमिक्स है। जब आपकी करेंसी वीक होगी और वो भी एक साल के अंदर अंदर आप 30% अगर आप नीचे आते हैं, तो उसका इम्पैक्ट महंगाई पे आएगा। और वही इम्पैक्ट जो है हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं। लेकिन अब मैं ये समझता हूं कि पीटीआई ने अब सिर्फ महंगाई को ही अपने लिए सबसे बड़ा चैलेंज के तौर पे एक्सेप्ट किया है। इमरान खान की अगर आप स्पीचेस सुने, अब वो इस चीज़ के ऊपर फोकस्ड हैं। और अगर आप इमरान खान का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अगर जहन में रखें, तो ये याद रखें कि जिस चीज़ के बारे में वो फैसला कर लेते हैं, अब वो महंगाई के पीछे हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये साल जो है, इस साल के आखिर तक मैं आपको बड़ा इजीली आपको प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि पाकिस्तान में महंगाई का जिन भी काबू में आ जाए। ठीक है, वक्त खत्म हो गया है। अहमद जवाद साहब, नसीम सिद्दीकी साहब और जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप गुफ्तगू में शामिल हुए। अहमद जवाद साहब का कहना है कि हुकूमत कमिटेड है और महंगाई का जो बहुत बड़ा चैलेंज इनके सामने दरपेश है, वो इस साल के आखिर तक बहुत बेहतर कम होगी, उसमें बेहतरी आएगी, आवाम तक उसके असरात पहुंचेंगे और महंगाई में नुमाया कमी होगी। प्रोग्राम शाहराह दस्तूर से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।